जैसे कि इनका सवाल था कि झंडे रोग के बारे में मेरे को बताइए। हमारी एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि जी अगर हमारे खेत के अंदर सुंडी आ जाती है तो हम सीधा मार्केट में भागते हैं कि उस सुंडी को मारे कैसे, कौन सी दवाई लेके आएँ, ना कि उस सुंडी के बारे में जानते हैं। 2-4 टेक्निकल नाम हमारे हाथों पे रटे होते हैं, वो अपन ने लिए ला करके स्प्रे कर दी, 10-12 दिन के लिए सुंडी मर गई, फिर से वो जिंदा हो जाती है, क्योंकि अपन ने उस सुंडी के बारे में पढ़ा ही नहीं। ये सेम कारण हुआ था हमारा गुलाबी सुंडी के बारे में। उस सुंडी के बारे में हमने जाना ही नहीं और उसका इतना भयंकर नुकसान हो गया कि अब एक मेजर जो समस्या है वो बनी हुई है और काफ़ी सारे जो वैज्ञानिक है उसको कंट्रोल करने में लगे हुए हैं, लेकिन फिर भी वो कंट्रोल नहीं हो रही है। जैसे कि इन्होंने बताया कि झंडा रोग के बारे में बताइए। झंडा रोग की जो मेनली शुरुआत है वो जापान के अंदर हुई थी 1898 ईस्वी के अंदर। ये एक बीमारी किसी कंपनी का बिजनेस बन गई और वो बिजनेस इतना तगड़ा बन गया कि आप सोच नहीं सकते। हमारे बूढ़े बुजुर्गों में कहा होता है कि उत्तम खेती मध्यम व्यापार, लेकिन अब क्या है कि वो उल्टा हो रहा है जी। खेती जो है वो मध्यम हो रही है लेकिन जो व्यापार है वो उत्तम हो रहा है। वो कैसे हो रहा है आपको बता रहा हूँ मैं। वहाँ के जापान के अंदर जो साइंटिस्ट थे उन्होंने धान की खेती लगा रखी थी, तो उन्होंने देखा कि कुछ एक प्लांट जो है वो नॉर्मल हाइट से काफ़ी ऊंचे दिखाई दे रहे हैं। तो वो अपनी लैब के अंदर उखाड़ के लेके आए। उन्होंने चेक किया बारीकी से कि इसके अंदर जिब्रेलिक एसिड की जो मात्रा है वो ज़्यादा हो रही है। जिब्रेला फ्यूजिक्रोई एक फंगस या जीन है जिसके कारण ये जो हमारा बकानी रोग है, झंडा रोग है, जिसे आप फुट रोग भी बोल देते हो, वो फैलती है। उन्होंने क्या किया कि इस बीमारी को कंट्रोल नहीं किया। एक बड़ी फेमस कंपनी है, ऑन द रिकॉर्ड भी हो रहा है, शायद ये आप बात काट देंगे, अभी तो आप ऑफलाइन बात कर रहे हैं। वो जो वैज्ञानिक थे उसी कंपनी के वैज्ञानिक थे जिन्होंने उतने हाइट वाले जो पौधे हैं वो वहाँ से उखाड़ के लेके आए थे। उन्होंने क्या देखा कि इसके अंदर जिब्रेलिक एसिड की जो मात्रा है वो ज़्यादा पाई हुई है। तो उन्होंने क्या किया कि उसी जिब्रेलिक एसिड को बोतल में बंद करके अपने मार्केट के अंदर सेल कर दिया। हर साल जिब्रेलिक एसिड अपने इंडिया के अंदर करीबन 14 करोड़ का सेल होता है। इसे बनाने के लिए करीबन हमारा 1.5 करोड़ की जो लागत है वो आती है, बाकी सारा का सारा आप कमाई सोच सकते हो। ठीक है जी। अब हम बात करते हैं कि झंडा रोग की जो रोकथाम हम कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले इसके अंदर हमारी कल्चर प्रैक्टिस रहती है, ना कि कोई फंजीसाइड रहता है या कोई अदर टेक्निकल रहता है। जिन किसानों ने बासमती 1401 की जो ट्रांसप्लांटिंग है वो 20 जून के आसपास की है, वहाँ पर आप देखो कि 3 से 4% जो आपको झंडा रोग है वो दिखाई देता है। जिन किसानों ने जो ट्रांसप्लांटिंग है वो 25 जून के बाद की है, वहाँ पर आपको 2 से 2.5% दिखेगा। और जिन्होंने 1 जुलाई से ट्रांसप्लांटिंग की है वहाँ पर 1 से लेकर 1.5% जो बकानी रोग है वो दिखाई देता है। अगर 1% आपके खेत में बकानी रोग आया हुआ है तो कोई मेजर समस्या नहीं है। उसे आप इतना मतलब सीरियस मत लो कि फंजीसाइड डालेंगे वो डालेंगे। 2-3 हज़ार रुपये आप एक्स्ट्रा खर्चा कर लेते हो फंजीसाइड का, फिर उसे डालने का खर्चा करते हो। कुछ जो पौधे हैं वो आपके पाँव के नीचे आकर के टूट जाते हैं, तो इतनी बड़ी समस्या नहीं है। तो सबसे पहले जो हमारी कल्चर प्रैक्टिस वो है कि आपको जो ट्रांसप्लांटिंग की डेट है वो आपको ध्यान रखनी है। किसान साथियों, अक्सर क्या है कि 15-20 तारीख हो गई, उसके बाद में कहा कि पड़ोसी ने धान लगा दिया, चलो हम भी स्टार्ट कर देते हैं। दूसरा इसके अंदर रहता है बासमती के अंदर कि आप जो नर्सरी है वो 30 से लेकर 35 दिन से बड़ी ना लगाएं। कारण क्या होता है कि आपकी तो चलो यहाँ ज़मीनें अच्छी है, मेरे ज़मीनों में 35 दिन से पहले पनीर तैयार नहीं होती, लेकिन कुछ एक ज़मीनें मैंने ऐसी देखी है जहाँ पर 25 दिन में पनीर तैयार हो जाती है। उन खेतों के अंदर जिनके यहाँ लेट पनीर तैयार होती है उनका कोई गलती नहीं है, लेकिन जो किसान साथी जिनके यहाँ 25 से लेकर 30 दिन में पनीर तैयार हो जाती है और वो पनीर को बड़ा करके लगाते हैं अपने खेत में, फिर होता क्या है कि जैसे आप पनीर को उखाड़ते हो जड़ों का जो विकास है वो ज़्यादा हो जाता है। उखाड़ने के बाद कुछ एक जो जड़ें हैं पौधे में से टूट जाती है। जैसे ही हमारी लेबर उसको ट्रांसप्लांट करती है वो नई मिट्टी के अंदर आता है तो टूटी हुई जड़ के ऊपर जो फंगस है फुजेरियम वो लगना स्टार्ट हो जाती है। उसके बाद में वो जो बूटा है अपना बकानी का जो रूप है वो ले लेता है। यहाँ पे एक बात नोट करने वाली है कि बासमती के अंदर ही बकानी क्यों देखा जाता है, बाकी की वैरायटियों में नहीं आता। ये फुजेरियम फंगस बाकी की वैरायटियों में भी लगती है, ऐसी बात नहीं है। ये सबसे बड़ी मेजर कारण है कि यार बासमती में क्यों आता है। अपने को ये पता है कि झंडा रोग आ गया, फलाना टेक्निकल 3-4 टेक्निकल है वो हमारे रटे हुए हैं या हमारे जैसे लोगों ने वो रटा दिया आपको, वो आप डाल देते हो। लेकिन ये बासमती में क्यों आता है, कोई किसान नहीं पूछता किसी भी डॉक्टर से कि जी मैंने पिया लगा रखी उसमें नहीं आया लेकिन बासमती में क्यों आया। अगर ये सवाल आप उससे पूछने लग जाओगे ना फिर पता लग जाए कि हाँ एक्चुअल बंदे का तो दम है या अपना प्रोडक्ट बेचने आया है। कारण आपको मैं बता देता हूँ। मैंने जैसे कि आपको बताया कि फुजेरियम फंगस इफेक्ट करती है इसको। ये एक ऐसी फंगस है जो 15 तरह के जो एसिड है प्लांट के अंदर वो बनाती है। मेनली 2 ही तरह के एसिड है जो बासमती अपने अंदर सहन नहीं करती, वो है अपना फ्यूजेरिक एसिड व जिब्रेलिक एसिड। उन दोनों एसिड के कारण वो जो हमारी बासमती है अपनी अपर जो हाइट है वो ले लेती है। बाकी कोई भी वैरायटी हो, पीआर की हो या हाइब्रिड की हो, उसके अंदर ये 15 के तरह के जो हमारे एसिड बनते हैं जो फंगस फैलाती है वो एसिड अपनी वो वैरायटी सहन कर लेती है। सबसे मेजर कारण यही है किसान साथियों। दूसरा हमारा था यूरिया के ऊपर। जैसे कि प्रगट भाई ने बताया कि 45 किलो का बैग आता है तो करीबन 40% यूरिया है, तो 20 किलोग्राम 700 ग्राम 20 किलो 700 ग्राम के आसपास जो नाइट्रोजन है वो एक बार के अंदर जाती है।
लेकिन बाकी का जो 25 किलो मटेरियल बच गया उस यूरिया के अंदर, वो काफ़ी हानिकारक होता है। उसमें बारीक जो यूरिया आती है उसमें 1% तो ब्यूरेट होता है, जो मोटी यूरिया आती है उसके अंदर 1.5% ब्यूरेट होता है। आपने एक बात नोट की होगी कि अगर स्प्रे के अंदर यूरिया की जो डोज है वो ज़्यादा चल जाए तो पत्तियाँ बर्निंग हो जाती है, बढ़ जाता है ना पौधा। वो कारण क्या है? वो कारण ये रहता है कि वो जो ब्यूरेट उसके अंदर दिया होता है उसी का रीजन होता है, वो ब्यूरेट ही पौधे को जलाता है। इसलिए बार बार कहते हैं कि ज़्यादातर मात्रा में नाइट्रोजन का जो प्रयोग है वो स्प्रे में या नीचे मत डालो, क्योंकि जितना ये फायदा करती है उससे कहीं ज़्यादा इसका जो नुकसान है वो देखा जाता है अगर आप ज़्यादा डोज डालते हो। किसान साथियों, जैसे ही हमने मान के चलो कि 1 तारीख को ट्रांसप्लांट कर दिया, हमारा जो पौधा है वो 30 से 35 दिन के आसपास का ही है पनीरी का, उसमें अपन 1 बैग डाल दिया। उसके बाद में पौधा हमारा ट्रांसप्लांट किए हो गए 15 दिन, उसमें भी 1 बैग डाल दिया। उसके बाद में फिर हमारा 40 से 45 दिन का हो गया ट्रांसप्लांट के बाद, उसमें भी 1 बैग डाल दिया। ये किस बात का गणित है या क्या लॉजिक है कि जब पौधे का जो हाइट है वो छोटी थी, जब उम्र कम थी, फिर भी आप 1 बैग डाल रहे हो, जब पौधे की थोड़ी सी उम्र बड़ी होगी फिर भी आप 1 बैग डाल रहे हो। वो नीड नहीं है। ये सेम बात अपने पे लागू होती है। अगर कोई छोटा बच्चा है, स्टार्टिंग में 2 रोटी खाएगा, उसके बाद में बड़ा हो गया तो 2 रोटी से थोड़ी ना काम चलेगा उसका, उसकी जो डोज है अपने को बढ़ानी पड़ेगी। स्टार्टिंग के अंदर यूरिया डालने का आपको तरीका बताता हूँ, जिन्होंने बताया कि एक फॉर्मूला है जिससे आके आप दिन वगैरह जो घटा सकते हो। आपको मैं सिंपल सा तरीका बताता हूँ। अगर आप 3 बैग डाल रहे हो, 3 बैग के आप 4 हिस्से कर लो। सबसे पहला तो फॉर्मूला ये है, करीबन 33 किलोग्राम का जो एक हिस्सा है वो आ गया 3 बैग का, वो आप ट्रांसप्लांट करने के पहले सप्ताह के अंदर डाल दो। उसके बाद में जो दूसरा यूरिया है वो आप 15 से लेकर 18 दिन के आसपास डाल दो, सेम 33 किलोग्राम। उसके बाद में तीसरा जो यूरिया है वो 35 दिन के आसपास, और जो लास्ट हमारा यूरिया है वो 42 से लेकर 48 दिन के आसपास पहुंच जाता है। 48 दिन में यूरिया उसी वैरायटी के अंदर कंप्लीट करें जो पकने में ज़्यादा समय लेती हो। जो वैरायटी पकने में कम समय लेती है उसका आप 40 से लेकर 42 दिन के आसपास जो यूरिया है वो कंप्लीट कर सकते हो। दूसरा आपको तरीका बताता हूँ जो भी साइंटिफिक तरीका है। पहले सप्ताह के अंदर आपको जो यूरिया है वो देना है 20 किलोग्राम। दूसरे सप्ताह में आपको यूरिया देना है करीबन 27 से 28 किलोग्राम। तीसरे सप्ताह में आप यूरिया को दो 33 किलोग्राम, और चौथे में दो आप पूरा पूरा 1 बैग 45 किलोग्राम। ये सबसे अच्छा जो तरीका है वो भी रहता है। दोनों जो तरीके हैं वो आप अपना सकते हो। इससे आपका जो यूरिया है वो सही भांति पौधे के अंदर चला जाता है। उसके बाद में हमने बात की थी कि जिंक के बारे में। जिंक की कमी बार बार क्यों आती है? 258 ग्राम इन्होंने बताया कि प्लांट को ज़रूरत होती है। बिल्कुल सत्य बात है, लेकिन वो 258 वाली जो रिवाज है ना वो अभी किताबों के अंदर बंद हो चुकी है। कारण मैं बताता हूँ क्या है। अभी पीछे से यूनिवर्सिटी पीएयू की गाइडलाइन आई थी कि 33 किलोग्राम जो यूरिया है, उन्होंने बाकायदा बुक के अंदर लिखा हुआ है, मैंने लाइव वीडियो भी डाली है यूट्यूब पर, कृषि हेल्पर के नाम से मेरा यूट्यूब चैनल है। उन्होंने बोला कि 18 किलोग्राम जो जिंक है वो 1 एकड़ के अंदर डालिए। जहाँ पर आप 4 किलोग्राम डाल रहे हो वो 18 पे पहुँच चुकी है। उसका सबसे बड़ा कारण क्या है? वो हर एक ज़मीनों के लिए उन्होंने नहीं बोला। जिन ज़मीनों का जो पीएच मान है वो 7.5 से ज़्यादा हो चुका है, उनके लिए वो जो जिंक है वो रिकमेंड की गई है। जिंक सल्फेट, जिंक कभी भी सिंगल नहीं आती, जिंक सल्फेट दिया होता है। वो जिंक सल्फेट क्यों देता है? वो एक सल्फर की फॉर्म है। सल्फर मिट्टी का जो पीएच मान है उसको कम करता है। जिंक की एक बड़ी दिक्कत है, अगर आपके मिट्टी का जो पीएच मान है वो 7.6 के आसपास हो तो वहाँ पर हमारी जो जिंक है वो 74% काम करना बंद कर देती है। उसके बाद में जैसे जैसे अपना पीएच बढ़ता जाएगा जिंक का जो काम है वो डाउन चला जाता है। तो सबसे बड़ा रीज़न ये है कि जिंक को सल्फर के साथ दिया गया ताकि सल्फर हमारी मिट्टी का जो पीएच है उसको घटा दे। उसके बाद में जैसे ही पीएच मान घटता है तो हमारी जो जिंक है वो मिट्टी के अंदर घुल जाती है और उसके बाद में उसे पौधा जो है आसानी से ले लेता है। सबसे बड़ा रीज़न यही है। जिन किसानों का यहाँ जो मिट्टी का पीएच मान, अगर आपने मिट्टी टेस्ट कराई है वो 7.5 से ज़्यादा या 8 के आसपास है, तो आप जिंक के साथ कृपया करके 3 किलोग्राम जो सल्फर है वो अवश्य डालें, ताकि आपका जो पीएच मान है वो लेवल हो जाएगा। उसके बाद में आपके खेतों में जो जिंक है वो अच्छे तरीके से काम करेगी।